हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे से होंगे। हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 13। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस क्लास असाइनमेंट के हो चुके हैं। कुछ टॉपिक बाकी थे थ्योरेटिकल पार्ट के और कुछ एक दो क्वेश्चन बाकी थे हमारे प्रैक्टिस असाइनमेंट में। तो आज का हमारा एजेंडा भी यही रहेगा कि जो थ्योरेटिकल पार्ट में एबीसी एनालिसिस या फिर वीईडी या फिर और भी जो एचएसएन वगैरह जो टेक्निक्स है वो क्या है वो हमें समझना था। और एक दो जो प्रैक्टिस असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे लगता है कि अपने को क्लास में ले लेने चाहिए, हम वो भी ले लेंगे जैसा समय मिलेगा। इसके बाद लास्ट क्लास रहेगी जिसमें हम केस सिनेरियोज ले लेंगे। आई थिंक 3 केस सिनेरियोज है, वो हम कंप्लीट करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में और उसके साथ ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नंबर 13 जिसमें हम करने वाले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स, फिजिकल इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स। अब जब मैं बोलता हूं फिजिकल इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फिजिकली आप अपने रॉ मटेरियल को किस तरीके से कंट्रोल करोगे, आप अपने स्टॉक को किस तरीके से इंटरनल चेक्स एंड कंट्रोल्स बिल्ड करोगे जिससे कि आपके वेस्टेज, स्क्रैप ये सब कम से कम हो, लॉसेस कम से कम हो, इनएफिशिएंसी और इनएफेक्टिवनेस के लॉसेस कम से कम हो। तो यहां से हम शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेवल्स ऑफ स्टॉक। ईओक्यू में अजम्पशंस इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन में पॉइंटर आ सकते हैं, 4 नंबर के 4 पॉइंट आ जाएंगे। डमरेजेस का क्या करना है, जीएसटी का क्या करना है, कंटेनर्स का क्या करना है, जो स्टॉक फैक्ट्री से वापस आया उसका वैल्यूएशन कैसा करना है और उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या स्टैंडिंग रहेगा, ये सब हम कर चुके हैं। फोर्थ में डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल रिक्विजिशन नोट। बिल ऑफ मटेरियल एग्जॉस्टिव लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय योर ड्राइंग ऑफिस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जबकि मटेरियल रिक्विजिशन नोट इंडिविजुअल स्पेसिफिक स्टॉक की रिक्वायरमेंट का रिक्वेस्ट होगा विच विल बी प्रिपेयर्ड बाय फोरमैन। तो ये थोड़ा ऑथराइजेशन लेटर रहता है, तो ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पार्ट में, फिफ्थ पार्ट में हमने देखिए परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड और फिजिकल इन्वेंटरी कंट्रोल, ये हम पहले भी समझ चुके हैं। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, सप्लीमेंट्री नहीं है, सप्लीमेंट नहीं, दे आर नॉट सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। तो परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड में 3 रिकॉर्ड समझे हुए हैं हमने। बिन कार्ड हमने समझा जो बॉक्स के ऊपर लगा हुआ है जिसमें सिर्फ क्वांटिटी है। देन स्टॉक कंट्रोल कार्ड जो स्टोर कीपर प्रिपेयर करेगा जिसमें इनवर्ड आउटवर्ड के सारे डिटेल्स होंगे। और फिर स्टोर लेजर एक सब्सिडरी लेजर कॉस्ट अकाउंटेंट मेंटेन करेगा जिसमें वो 10-11 कॉलम का होगा। रिसिप्ट में प्राइस, अमाउंट, क्वांटिटी, इशू में प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट और बैलेंस में भी वो सब चीजें होगी, वो सब स्टोर कीपर के पास, कॉस्ट अकाउंटेंट के पास होगा। ये सब हमने समझा। और अब आती है बात फिजिकल इन्वेंट्री टेक्निक्स की, फिजिकल इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स की। किस तरीके से फिजिकली इन्वेंट्री को कंट्रोल किया जाएगा ताकि किसी भी तरीके के फ्रॉड्स, वेस्टेज ये सब नहीं हो। तो हमारे कोर्स में इन्होंने 4 टेक्निक दी है, 4 टेक्निक दी है। सबसे पहली टेक्निक थ्योरेटिकल है, 4 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकता है। इनफैक्ट 2-2 नंबर के डेफिनेशन वाले पार्ट भी आ सकते हैं। तो हमारे यहां पर ये 4 टेक्निक क्या है, सब अलग अलग है, सब शॉर्ट वर्ड्स है। ABC, अब एबीसी का कोई फुल फॉर्म नहीं है। इन्होंने कहा इन्वेंट्री को क्या करिए आप कैटेगरी में क्लासिफाई करिए, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी। ए कैटेगरी पे सबसे ज्यादा इंटरनल कंट्रोल्स एंड चेक्स होंगे। सी कैटेगरी पे अगर आपके पास में स्टाफ है, आपके पास में फैसिलिटीज है तो इंटरनल कंट्रोल चेक्स रखिए, अदरवाइज दे आर ओके। अगर उसमें कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पर, ए को बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट कंट्रोल्स के अंदर रखिए। मैं फेस टू फेस क्लास में कई बार एग्जाम्पल लेता हूं शादी के घर का। शादी के घर में मान लीजिए, अब तो खैर कैटर्स पे काम दे दिया जाता है और कैटर्स ही सारा सामान लाते हैं, बना के लाते हैं और डायरेक्ट सर्व होता है। पहले जब घर के अंदर सारा ये वर्किंग होता था, घर के अंदर सामान आता था और फिर सारे घर वाले लोग ही हलवाई के साथ में मिलके सब मैनेज करते थे। तो ये जो सामान आता था आपका खाने पीने का, उसमें 3 कैटेगरी के सामान हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। आटा, चावल, दाल, वेजिटेबल्स वगैरह, नॉर्मल जो फूड आर्टिकल्स आइटम है।
सेकेंड हमारे ड्राई फ्रूट्स, और तीसरा एक बहुत स्पेशल आइटम होता है जो डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर रहता था, एक छोटी सी डिब्बी होती है जिसको बोलते हैं केसर की डिब्बी, सेफ्रन। सेफ्रन की इतनी सी डिब्बी, एक छोटी सी डिब्बी 5 ग्राम 10 ग्राम की डिब्बी अराउंड 1000-2000 के आसपास आती है, और उसको चुराना या गिर जाए तो वेस्ट हो जाना बहुत इंपैक्ट लाता है कॉस्ट पे। 1 किलो फूल गोभी खराब हो जाएगी, कल आपका वेजिटेबल खराब हो जाएगा, आटा खराब हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा शादी के खर्चे पे। बट केसर सेफ्रन की डिब्बी 3 डिब्बी भी, 4 डिब्बी भी, 5 डिब्बी खराब हो गई या कहीं से कोई चोरी हो गई, आपके तो 10,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो जब इस तरीके से हमारे को पता है कि हमारी इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की इस तरीके से, तो फिर वो कैसे रखते, स्टोर रूम बनाते। स्टोर रूम में बाकी सारा सामान ओपन है, पड़ा है, स्टोर रूम पे जरूर लॉक एंड की है। फिर स्टोर रूम के अंदर जो लॉक एंड की के जो ऑलरेडी लॉक्ड है, उसके अंदर एक और अलमीरा है जो उस पे भी एक और लॉक लगा हुआ है जिसमें ड्राई फ्रूट्स रहते हैं। थर्ड थिंग, जो सेफ्रन है वो डायरेक्ट जो हमारे इंचार्ज होते हैं उनके पास में रहती है, उनके बैग में रहती है, और जब जब उसकी रिक्वायरमेंट आती है वो खुद खड़े होकर उसको यूज करवाते हैं ताकि वेस्टेज नहीं हो, स्पॉइलेज नहीं हो। तो इसका मतलब यहां क्या कर दिया गया, मटेरियल को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। ए कैटेगरी सेफ्रन, बी कैटेगरी ड्राई फ्रूट, सी कैटेगरी इज योर अदर फूड आर्टिकल्स, रॉ मटेरियल जो है। दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ इन्वेंट्री, physical inventory control technique, where you will be categorizing your inventory into these 3 categories. A will be that type of material which is in terms of volume is lowest but in terms of value which is highest. ये हम ये कह सकते हैं कि ये 10-20% मटेरियल है जिसकी वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 70% है। सी कैटेगरी इज दैट टाइप ऑफ मटेरियल जो वॉल्यूम वाइज 70% है पर वैल्यू वाइज 10-20% है। एंड बी इज दी मिडल लेयर जो वॉल्यूम वैल्यू में थोड़ा बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंस भी रखता है। सो ए कंसिस्ट ऑफ अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ वैल्यू वॉल्यूम बट विद अ हैवी इन्वेस्टमेंट, पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। सी डज नॉट हैव रिक्वायर मच इन्वेस्टमेंट, वैल्यू वाइज लेस है पर वॉल्यूम वाइज दे आर 70% ऑफ दीज आइटम। तो ये यही कहते हैं एबीसी कैटेगरी हमें हेल्प करती है किस इन्वेंट्री पे ज्यादा कंट्रोल करना है, किस इन्वेंट्री पे कम कंट्रोल रखना है, एंड ऑल दैट। लोअर कॉस्ट, लॉसेस कम होंगे, सिस्टमेटिक वर्किंग होगी, लेस अटेंशन रिक्वायर्ड। मैनेजमेंट को बार बार पूरी इन्वेंट्री पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दे नीड टू जस्ट फोकस ऑन द मोर valued inventory that is A category, and if they have time then resources then they can go for controls on B category also. दो इलस्ट्रेशन दिए इन्होंने बोला कि ये जी इतने सारा आइटम है, इनको एबीसी कैटेगरी में क्लासिफाई करिए, मॉड्यूल में है। मैंने सॉल्यूशन के साथ ही दिया है नोट्स के अंदर। देयर आर 4000 आइटम क्वांटिटी वाइज। वैल्यू वाइज अगर देखें, वॉल्यूम वाइज दिस कैटेगरी, द फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी एंड थर्ड कैटेगरी। वॉल्यूम वाइज 96% फर्स्ट कैटेगरी है जबकि 0.37 थर्ड कैटेगरी में। और अगर वैल्यू वाइज बात करूं तो थर्ड कैटेगरी जिसका वॉल्यूम 0.375 है दैट इज हैविंग अ 50% ऑफ वैल्यू, और यूसेज भी उसका सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब हमारे को कौन सा आइटम को ए कैटेगरी करना चाहिए, दिस शुड बी ए, दिस शुड बी बी एंड दिस शुड बी सी। खत्म। थोड़ा सा जस्टिफिकेशन वही चीज को उन्होंने एक्सप्लेन करके लिखा है, पढ़ लीजिएगा। एक और इलस्ट्रेशन दिया, इनफैक्ट सितंबर 28 में 8 नंबर का क्वेश्चन ही आ गया एग्जाम में, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। हमारे को बोला है जी एबीसी सेलेक्टिव कंट्रोल अप्लाई करने, आपके पास 12 तरीके के आइटम है जिनके यूनिट्स दे रखे हैं, जिनके प्राइसेस दे रखी है। आप क्या निकाल सकते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं। 35,000, 72,000, 15,000 एंड सो ऑन। फिर हम क्या करेंगे, रैंक करेंगे वैल्यू वाइज, रैंक वैल्यू वाइज, क्योंकि हमें हाईएस्ट वैल्यू पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो इन्होंने वो टेबल हमने ये सॉल्यूशन के साथ दी, यूनिट्स है, यूनिट कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट निकाली और फिर रैंकिंग कर दी। और अब हम इस रैंक के ऑर्डर में चीजों को अरेंज कर देते हैं, रैंक के ऑर्डर में हम सॉर्ट कर देंगे, रैंक के असेंडिंग ऑर्डर में। तो जब रैंक के असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग किया तो पता चला आइटम नंबर 11, 2 एंड 5 जिसकी टोटल परसेंटेज ऑफ आइटम तो 33% है पर वैल्यू इनका 59% है, और सारे आइटम की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है। ये वो आइटम है सेकेंड कैटेगरी जो 15 से 50 के बीच में, और ये वो आइटम है जो लेस देन 50,000 है।
तो इन्होंने कहा जब इस तरह अच्छा ये 50 क्यों लिया, 60 ले सकते थे, 45 ले सकते थे, इन्होंने वो अज्यूम करके लिया। हम कैटेगरी क्या बना रहे हैं, अज्यूम्ड, दीज आर अज्यूम नंबर्स। आप अलग अदरवाइज भी कर सकते थे, कोई गलत नहीं होता। तो अज्यूम 50,000 को ए, 15 to 50,000 बी एंड सी, और फिर उन्होंने उसको कैटेगरी वाइज अरेंज कर दिया, खत्म। तो होपफुली सबको समझ में आया। वो आइटम जिनका वॉल्यूम कम वैल्यू ज्यादा, ए कैटेगरी। वो आइटम जिनका वॉल्यूम ज्यादा वैल्यू कम, सी कैटेगरी। एंड बी इज द मिडल लेयर। इसलिए कर रहे हैं ताकि फिजिकली इन्वेंटरी पे कहां इंटरनल कंट्रोल्स एंड चेक्स रखना है, वो लॉक एंड की है ना, इंटरनल कंट्रोल चेक्स, कि भैया लॉक एंड की उसी के पास होगी जिसके पास ऑथराइजेशन होगा। तो एक साइड हम परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड बना रहे हैं, एक साइड हम ये फिजिकल इन्वेंटरी कंट्रोल्स भी रख रहे हैं। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ईयर एंड पे, मंथ एंड पे, क्वार्टर एंड पे इसकी बैलेंस और एक्चुअल फिजिकल इन्वेंटरी शुड मैच। इफ दे आर नॉट मैचिंग, देयर कैन बी रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर विच इज रिक्वायर्ड, और फ्रॉड भी हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पिल्फरेज एक्सेट्रा, लॉसेस हो सकते हैं, थेफ्ट एक्सेट्रा। सेकेंड कैटेगरी ऑफ इन्वेंटरी फिजिकल कंट्रोल इज एफएसएन। एफएसएन का मतलब क्या? एफ फॉर फास्ट मूविंग, एफ फॉर फास्ट मूविंग, एस फॉर स्लो मूविंग एंड एन फॉर नॉन मूविंग। तो ये क्या बोलते हैं कि इस केस में अगर आप ये वाली फिजिकल इन्वेंटरी, ये सब एक्सक्लूसिव टेक्निक्स है, एक दूसरे से इनका कोई कनेक्शन नहीं, कोई क्रिटिसिज्म भी नहीं है। तो अगर ये बोलते हैं अगर ये एफएसएन वाला आपने सिस्टम अडॉप्ट किया है, तो आप इन्वेंटरी को क्या करोगे? एफ, एस, एन, तीन कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। एफ वो आइटम है जो फटाफट यूज हो रहा है, क्विकली टर्न अराउंड हो रहा है, फटाफट आ रहा है और यूज हो रहा है, प्रोडक्शन में आ रहा है और यूज हो रहा है। तो दीज आइटम आर प्लेस नियर टू स्टोर इशू पॉइंट, फटाफट, क्योंकि नहीं तो इशू करने के लिए अगर दूर पड़ा होगा तो लाके देना, और उसमें भी क्या होगा, लॉसेस होने के चांसेस है, गिर गया एंड इशू में टाइमिंग का डिले हो जाए, लेबर खाली बैठा रहेगा। फ्रीक्वेंटली रिव्यूड, बहुत क्विकली रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि अगर ये आइटम खत्म हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा। स्लो मूविंग, स्लो मूविंग में फ्रीक्वेंटली रिव्यू की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, स्लो मूविंग है भैया, ये ऑब्सोलीट हो जाएगा, ज्यादा स्टॉक करोगे ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो यहां पर इन आइटम पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई इनका ऑब्सोलीट तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं लाके रखा और अब हमारा यूज ही नहीं आना रहा। और नॉन मूविंग को इमीडिएटली खत्म करिए, क्योंकि लिक्विडेट करिए, डिस्पोज करिए, क्योंकि ये आपका डेड स्टॉक है, इसमें पैसा इन्वेस्टेड फंस गया है, उल्टा इन्वेस्टेड नहीं है, फंसा हुआ है। तो ये एक और फिजिकल इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक है। नेक्स्ट, वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। वाइटल, एक ह्यूमन बीइंग को खाना खाना ही पड़ता है, वाइटल, इसके बिना जी नहीं सकते। एसेंशियल, खाने के साथ में सैलेड हो तो अच्छा लगेगा, अच्छा रहता। और डिजायरेबल, एक स्वीट डिश और हो जाए तो और भी बढ़िया होगा। तो कुछ इस तरीके से इन्वेंट्री को भी इन्होंने क्लासिफाई कर दिया। कुछ ऐसी इन्वेंट्री जिसके बिना आपका प्रोडक्शन प्रोसेस ही नहीं हो सकता। कोर जो हर चीज में यूज होगा, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखी है उनके ऊपर, ऐसा नहीं हो कि स्टॉक आउट हो जाए। एसेंशियल जो होने चाहिए, ठीक है, एसेंशियल ये होंगे तो अच्छा रहेगा। एंड डिजायरेबल इज, ये तो सोने पे सुहागा, बहुत बढ़िया। तो दीज आर दी अनअवेलेबिलिटी कैन इंटरप्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस, स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए। इनका क्विक, इनका बहुत ध्यान से रखिए, वाइटल वालों का ध्यान से मटेरियल को कंट्रोल करिए, नहीं तो आपका क्या होगा, फैक्ट्री का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। अनअवेलेबिलिटी में कॉज सब स्टैंडर्डाइजेशन और लॉस ऑफ एफिशिएंसी। वेट करना पड़ेगा, आ तो जाते हैं पर वेट करना पड़ेगा, उसके कारण एफिशिएंसी लॉस होगा। Undesirable are optional in nature. Unavailability does not cause any big issue. स्वीट डिश नहीं है, आपको कार्ब्स, प्रोटीन और फैट मिल रहा है, दैट्स इट। स्वीट डिश की वैसे भी जरूरत नहीं होती खाने में, हो तो अच्छा लगता है मन को, अदरवाइज बॉडी के लिए वो जरूरत नहीं है। तो दे आर ओके, डिजायरेबल होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी बॉडी चलेगी, वैसे टाइप के रॉ मटेरियल है। तो अगेन यहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल, इंस्ट्रिंजेंट कंट्रोल किस पे होंगे? वाइटल पे, फिर इसेंशियल पे, और अगर कुछ आपके पास रिसोर्सेस बचे हैं तो आप क्या करेंगे, फिर डिजायरेबल को भी मैनेज करने की कोशिश करेंगे। लास्ट,
way of physical inventory control technique is HML, high cost, medium cost and low cost. Somewhat related to your ABC also. So same, हाई कॉस्ट वाले आइटम पे ज्यादा ध्यान रखेंगे, फोकस रहेगा. लो कॉस्ट पे आपके पास में अगर रिसोर्सेस हैं तो ध्यान दें, नहीं तो इट्स ओके फॉर द बिजनेस. फिजिकल कंट्रोल हमने 2 बेन सिस्टम भी समझा, परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड, कंटिन्यूअस स्टॉक वेरिफिकेशन. एडवांटेजेस क्या है, ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है. हमने वैल्यूएशन ऑलरेडी कर दी, फीफो लीफो ऑलरेडी कर दी. अब कुछ और भी स्पेसिफिक दे रखे हैं, स्पेसिफिक प्राइस मेथड. यहां पर क्या होगा, ये थोड़ा अलग हो गया, अभी नया टॉपिक. हमने वो जो स्टोर लेजर बनाए थे, स्टोर लेजर, सब्सिडरी लेजर, जहां पर डेट, पर्टिकुलर, रिसिप्ट में क्यूपीए, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, इशू में क्यूपीए, एंड उसमें हमने फीफो लीफो, वेटेड एवरेज में पीरियोडिक और परपेचुअल कर लिया. देयर आर मोर मेथड्स आल्सो. फीफो में आपने क्या माना कि फीफो लीफो वेटेड एवरेज वहां फॉलो होता है जहां पर एक स्टैंडर्ड इन्वेंट्री आ रही है और यूज हो रही है, कंटिन्यूअस प्रोसेस में यूज हो रही है. पर जहां इन्वेंट्री बहुत स्पेसिफिक होगी, हर इन्वेंट्री का एक अपना वैल्यू होगा, दे आर नॉट सिमिलर, जो आपके यहां स्टॉक में पड़े, तो उस केस में जो इन्वेंट्री इशू हो रही है उसी की प्राइस यूज होगी. यानी आप मान लीजिए आप ज्वेलरी के शोरूम को मैनेज कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि रिंग और नेकलेस और सबका प्राइस फीफो के हिसाब से हो जाएगा. नो, जिस आइटम को इशू किया जा रहा है या सेल किया जा रहा है उसी की प्राइस यूज होगी. दैट इज स्पेसिफिक प्राइस मेथड, दैट इज स्पेसिफिक प्राइस मेथड. फिर यहां कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, यहां जो स्टॉक जिसका जो वैल्यू है उसी पे इशू होगा, इसका बाकी दूसरे स्टॉक से कोई लेना देना नहीं है. बहुत स्पेसिफिक बिजनेसेस में यूज होगा जहां पर हर आइटम अलग अलग है, स्टैंडर्ड आइटम नहीं है आपके पास में मटेरियल में, और जो आइटम यूज हो रहा है उसी की प्राइस अप्लाई होगी. बेस स्टॉक मेथड, बेस स्टॉक मेथड में क्या होगा, हम एक फिक्स क्वांटिटी रख देंगे कि इतनी तो क्वांटिटी हमेशा मिनिमम में रहेगी, और जो फर्स्ट रिसिप्ट होगी, वैल्यूड एट अ प्राइस ऑफ फर्स्ट लॉट ऑफ मटेरियल, वो जो प्राइस पे पहला जो बेस मटेरियल रिसीव हो गया, क्वांटिटी कि जी 20 यूनिट हमेशा रखते हैं, और पहले 20 यूनिट हमने 100 रुपए पे खरीदे, 2000. अब उसके बाद आप खरीदते जाइए और यूज करते जाइए, बैलेंस में जो वैल्यू रहेगा, क्वांटिटी रहेगा, उसमें वो 20 यूनिट की वैल्यू हमेशा 100 रुपए पे ही रखेंगे, चाहे 2 साल हो जाए चाहे 4 साल हो जाए. दैट इज कॉल्ड बेस स्टॉक मेथड. रेयरली यूज होता होगा ऑफ कोर्स. सिंपल एवरेज, जहां प्राइसेस का सिंपल एवरेज 10 + 9 + 3 डिवाइडेड बाय 3 काउंट, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3 कर देते हैं. तो जितने टाइप के मटेरियल बाकी हैं उनकी जो जो प्राइसेस है उस पे इश्यू कर दीजिए. रेयरली यूज होगा, इट इज द मोस्ट इनकरेक्ट मेथड. मैं ऐसा कहता हूं क्योंकि इसमें तो क्या होगा कि एक भी अगर आपने यूनिट खरीदा है जो हायर वेल प्राइस पे खरीदा है, सम इमरजेंसी में खरीदा, एक यूनिट खरीदा आपने 100 रुपए पे, बाकी के 100 यूनिट खरीदे आपने मान लीजिए 15 रुपए पे, तो एवरेज मान लेते हैं 20 रुपए पे, तो एवरेज जब प्राइस करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, 100 + 20 डिवाइड बाय 2, 60 रुपए पे, 60 रुपए पे इशू हो जाएगा. 60 रुपए पे इशू होते ही देखो टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू 100 + 2000, 2100 की वैल्यू है. मान लो 50 यूनिट इशू किए, 50 यूनिट इशू किए, 60 पे 3000 का इशू कैसे होगा, मटेरियल की वैल्यू ही 2100 है. मटेरियल की वैल्यू तो है 2100, ना आप इशू कर रहे हो 50 यूनिट 60 रुपए के हिसाब से, 3000 हो जाएगा. बैलेंस का अमाउंट में नेगेटिव होगा क्या. रेयरली यूज. मैं इसको जहां एकदम कोई भी एक सिंगल परचेज अगर हायर प्राइस या बहुत लोअर प्राइस पे अगर खरीद लिया गया है, तो वो क्या करेगा, ओवरऑल एवरेज को मैनुपुलेट कह लो या चेंज कह लो, ये इसमें एरर के चांसेस ज्यादा है, मैनुपुलेशन के चांसेस ज्यादा है. नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली यूज इन इंडस्ट्री, नहीं, ये मैं नहीं मानता. हाँ, परपेचुअल वेटेड, पीरियोडिक वेटेड हम कर चुके, पीरियोडिक वेटेड कर चुके, पर वैसे ही सेम पीरियोडिक वेटेड की तरह पीरियोडिक सिंपल एवरेज भी है. अगेन सिंपल एवरेज में वो प्रॉब्लम रहेगा, एक सिंगल परचेज जो बहुत हायर प्राइस या बहुत लोअर प्राइस पे खरीद ली है, वो ओवरऑल एवरेज को क्या कर देगी, आपका इंपैक्ट कर देगी. मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज एंड वेटेड मूविंग एवरेज, आई थिंक सभी ने फाउंडेशन में पढ़ रखा है. सिंपल मूविंग एवरेज में किस तरीके से वर्क होता है, लेट्स से हम 4 डेज का एवरेज यूज करते हैं, तो डे 1, 2, 3, 4 जो भी प्राइसेस आई है 10, 20, 15, 18 उनका एवरेज होगा.
फिर जब 5th डे पे प्राइस होगी, ये मान लो 16, तो इन 4 का एवरेज होगा। 6 डे पे जब एवरेज किया जाएगा तो वो आपके 3rd to 6 का जो प्राइसेस होगा उसका एवरेज होगा। यही अगर वेटेड ये प्राइसेस का एवरेज की बात की जा रही है, सिंपल एसएमए, सिंपल मूविंग एवरेज। मैं इनको डिटेल में नहीं ले रहा हूं, मॉड्यूल में भी प्रैक्टिकल नहीं है इनके, बट उम्मीद है सबको ये फाउंडेशन में एवरेजेस में सीखे हैं स्टैटिस्टिक्स। वेटेड मूविंग एवरेज में क्या हो जाएगा, वो क्वांटिटी, प्राइस एंड अमाउंट। डे 1 2 3 4 5, लेट्स से 4 डेज का वेटेड एवरेज यूज किया, तो ये आ रहा 1000, ये प्राइस क्वांटिटी है 100, 150, 200 और 70 क्वांटिटी, ये आ गई आपकी मान लीजिए 1600, ये मान लेते हैं 2100, एंड दिस इज इक्वल्स टू लेट्स से 650। वो इनका क्या करेगा, वेटेड एवरेज यूज करेंगे फिर अगली बार इशू करने के लिए। जब 5th डे आपका और यूनिट्स आएगा, लेट्स से 890, तो इस बार वो वेटेड एवरेज किसका यूज करेंगे, नेक्स्ट 4 डेज का, 6, 5, 4, 3 एंड 2। तो वो इस तरीके से वेटेड एवरेज यूज करेंगे। तो ठीक है, वो भी एक मेथड है, नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली यूज। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड, हम उस प्राइस पे इशू करेंगे जिस पे हम नहीं परचेज करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट मेथड। इसी तरीके के और भी 2-3 मेथड है, इन्फ्लेटेड प्राइस, रियलाइजेबल प्राइस एंड स्टैंडर्ड प्राइस। प्लीज अपने लेवल पे करिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये इंपॉर्टेंट बनता है। डेफिनेशन पूछ लेते हैं, वेस्टेज क्या होता है, स्क्रैप क्या होता है, स्पॉइलेज क्या होता है, डिफेक्टिव क्या होता है, ऑब्सोलीट क्या होता है। पहले तो ये 2 रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, ये 2 फिनिश गुड्स है। दिखने में एक जैसे वर्ड है, होते नहीं है। ये रॉ मटेरियल भी हो सकता है, ये फिनिश गुड भी हो सकता है। What is wastage? Wastage is basic raw material का lost in processing which have no recoverable value. Waste हो गया, खराब हो गया, और अब उसको बेचा भी नहीं जा सकता, कुछ भी स्क्रैप वैल्यू भी रियलाइज नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड वेस्टेज। सेकेंड, स्क्रैप विच विल हैव लो रियलाइजेबल वैल्यू, कुछ वापस रिकवरी और कॉस्ट फिर भी होगा। प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान हुआ, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के मटेरियल पड़ा वेस्ट नहीं होगा, जब आप उसको इशू करोगे रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग में तभी लॉस होगा, और उसका अगर आपको कुछ स्क्रैप वैल्यू निकलता है बेचने से, दैट इज कॉल्ड एज स्क्रैप। स्पॉइल फिनिश गुड होता है, हमने कुछ बनाया और जब बाहर आया तो हमें पता चला यार ये तो खराब बन गया, और वो रेक्टिफाई भी नहीं हो सकता विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, बियॉन्ड रेक्टिफिकेशन है। तो जो जैसा है वैसा ही बेचना पड़ेगा, सेकंड ग्रेड कह लीजिए, थर्ड ग्रेड कह लीजिए, प्रोडक्ट मान के उसको बिना अपने ब्रांड के बेचना पड़ेगा, नहीं तो ब्रांड वैल्यू खराब होगी। डिफेक्टिव विच कैन बी रेक्टिफाइड एंड टर्न्ड इनटू गुड यूनिट, बैड यूनिट है पर थोड़ा बहुत करेक्शन करके, रेक्टिफिकेशन करके, थोड़े पैसे और लगा के उनको बेटर गुड्स बना के वापस ब्रांड पे अपने ब्रांड के साथ बेच सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफेक्टिव। ऑब्सोलीट, तो चीज पड़ी या तो कमर्शियली या टेक्नोलॉजिकली ऑब्सोलीट हो गई, अब काम की नहीं है, ना बिकेगी ना किसी और प्रोसेस में यूज होगी, तो दिस इज कॉल्ड, ये रॉ मटेरियल भी हो सकता है, ये फिनिश गुड भी हो सकता है। क्या ट्रीटमेंट होगा, नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, ये सब हमने कर लिया। जीआईटी, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, प्लीज अपने लेवल पे एक बार पढ़िएगा, इजी सा टॉपिक है। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री में हम क्या करेंगे, अपने सप्लायर्स के साथ अरेंजमेंट करेंगे कि बिना किसी डिले के हमें इमीडिएटली माल मिल जाए। ये जनरली तभी पॉसिबल है जब आप जो परचेसेस कर रहे हो सप्लायर से, वो एक स्टैंडर्ड आइटम है और सप्लायर के पास में एक कंप्लीट सप्लाई वैल्यू चेन अवेलेबल है, सप्लाई चेन अवेलेबल है, जहां बिना डिसरप्शन के वो हमें माल क्या कर सकता है, भेज सकता है। लास्ट में एक छोटा सा और क्वेश्चन है, व्हेन विल यू रिकमेंड लीफो प्राइसिंग, लीफो मेथड ऑफ प्राइसिंग। लीफो मेथड AS2 में अलाउड नहीं है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। व्हेन विल यू यूज लीफो मेथड, मैं इसको मानता हूं ज्वेलर्स यूज करते हैं। ज्वेलर उसी रेट पे आपको गोल्ड सेल करते हैं जिस रेट पे वो लास्ट में परचेज करते हैं, कि जी आप अगर हमारे को 50 ग्राम का ऑर्डर कर रहे हो, मैं जितने पे खरीदता हूं मैं उसी पे आपको दूंगा, मेरे यहां जो पड़ा है 50 साल पुराना, वो प्राइस पे आपको इशू नहीं होगा। तो ज्वेलर फीफो तो बिल्कुल भी यूज नहीं करते, दे यूज लेटेस्ट प्राइस फॉर इशूइंग दी मटेरियल। तो ऐसे केसेस जहां पर लेटेस्ट प्राइस की रिलेवेंस बहुत ज्यादा है, इशू करते वक्त वही कॉस्ट स्ट्रक्चर में इंक्लूड होता है और वही कस्टमर से रिकवर होता है, वहां लीफो मेथड यूज होता है। कुछ जनरल पॉइंट लिखे। तो आई होप फिजिकल इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक और छोटे छोटे क्वेश्चंस है वो अपने लेवल पे करेंगे आप। और मेरी तरफ से क्वेश्चन नंबर 30 तक हम कर चुके थे। नेक्स्ट सेशन में 32, 33, 34 मैं ले लूंगा। चारों केस सिनेरियो, प्रैक्टिस असाइनमेंट, एवरीथिंग इज डन, बट एक और छोटा सा टॉपिक बाकी है
हाँ जी, ये रहा। भी क्लास में लेना है क्या? ओके, देख लेंगे। पहले लेते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स, इन्वेंट्री टर्नओवर टेक्निक, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। व्हाट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये क्या है? कितनी बार इन्वेंट्री टर्न अराउंड हुआ। कोई बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है, आप समझिए। ऑन एन एवरेज मेरे यहां पे 2 लाख रुपए का माल रहता है, 2 लाख रुपए का। एफएम में भी आता है वो, खैर ये 2 लाख रुपए का ऑन एन एवरेज पूरे साल में 365 डेज मेरे स्टॉक में 2 लाख रुपीस का माल रहता है। इस पूरे साल में 12 लाख का माल यूज हो गया, आया गया, आया यूज हुआ, आया यूज हुआ। कितनी बार इन्वेंट्री टर्न अराउंड हुआ, कितनी बार इन्वेंट्री रोटेट हुआ, आया गया, हम क्या बोलेंगे? 6 टाइम्स। 2 लाख का पड़ा है, 12 लाख का यूज हुआ है, वो 2 से 12 नहीं होगा, 2 यूज करेंगे, नया परचेस करेंगे, फिर यूज करेंगे, नया परचेस करेंगे, और ये रोटेशन चलता रहेगा। कितनी बार रोटेशन हुआ? 6 टाइम्स। व्हाट इज द फॉर्मूला? एनुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक, खत्म। 12 लाख रुपीज डिवाइड बाय 2 लाख रुपीज, 6 टाइम्स, ये टाइम्स में आएगा। 6 टाइम्स हमारा इन्वेंट्री टर्न अराउंड हुआ। तो एक टर्न अराउंड के लिए कितना टाइम लगा? इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। एक टर्न अराउंड के लिए कितना टाइम लगा? अगर 12 महीने में 6 टर्न अराउंड हुए तो एक टर्न अराउंड के लिए 2 महीने। कैसे किया? 12 मंथ डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दैट्स इट, सिंपल से 2 फॉर्मूले थे। सवाल यह है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड हायर होना चाहिए या लोअर होना चाहिए? या ये कहूं इन्वेंट्री टर्नओवर हायर होना चाहिए या लोअर होना चाहिए? दोनों वैसे रिवर्स होंगे। जहां इन्वेंट्री टर्नओवर हायर होगा वहां होल्डिंग पीरियड कम होगा, और जहां इन्वेंट्री टर्नओवर लोअर होगा वहां होल्डिंग पीरियड ज्यादा होगा, बिकॉज वो डिनोमिनेटर में है, यहां पर डिनोमिनेटर में। तो इनवर्स रिलेशनशिप। डू वी हैव हायर टर्नओवर और लोअर टर्नओवर? देखो दोनों के ही प्लस एंड माइनस है, रेशियो का भी सही और गलत या ये अच्छा और बुरा नहीं होता, क्योंकि उसमें एक न्यूमरेटर इफेक्ट लेता है तो दूसरा डिनोमिनेटर भी इफेक्ट लेता है। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तब होगा, हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तब होगा जब आप बहुत जल्दी जल्दी टर्न अराउंड कर रहे हो। और बहुत जल्दी जल्दी टर्न अराउंड करने का मतलब है आपका डिनोमिनेटर छोटा है और आपका न्यूमरेटर बड़ा है, तभी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हायर होगा। इसका इंपैक्ट ये होगा कि आपका डिनोमिनेटर छोटा, यानी आप एवरेज स्टॉक कम मेंटेन कर रहे हो और उसमें आप रोटेशन में काम चला रहे हो। पर इसका एक नेगेटिव, और बहुत अच्छी बात है क्योंकि कम स्टॉक रखोगे तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, तो इंटरेस्ट का लॉस कम होगा। पर इसका एक नुकसान भी है। जब आप कम स्टॉक रखोगे और एकदम से कोई बड़ा ऑर्डर आ गया, आपके पास स्टॉक ही नहीं है, यू विल हैव अ स्टॉक आउट कॉस्ट। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर से इंटरेस्ट कॉस्ट जरूर बचता है, पर स्टॉक आउट कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। रिवर्स, लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो रखें तो फिर प्रॉब्लम है। इसका मतलब आप स्टॉक ज्यादा मेंटेन कर रहे हो, और स्टॉक ज्यादा मेंटेन करते हो तो ऑब्सोलीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ना हाई बेटर है ना लो बेटर है, जनरली ये इंडस्ट्री का एवरेज पे मेंटेन किया जाता है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, एनुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन कैसे निकालते हैं? एनुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 2 लाख का 1 लाख का ओपनिंग था, परचेज किया 13 लाख, क्लोजिंग में है हमारे पास में 3 लाख, तो नेट नेट हमने 11 लाख का कंज्यूम कर लिया। 1 लाख पहले से पड़ा है, 13 खरीदा, टोटल 14 लाख है, 3 लाख फिर भी बच गया, तो इसका मतलब कितना कंज्यूम किया? 11 लाख। इसी से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27 प्रैक्टिस असाइनमेंट में। The following data are available in respect of material X for the year ended 31st March 97। पुराना क्वेश्चन, ओपनिंग है, परचेज है, कंजम्पशन है। तो आपके पास में एनुअल कंजम्पशन कितना निकला? परचेज है तो कंजम्पशन निकाल सकते हैं, 90 के 270 के माइनस 110 के विल बी इक्वल्स टू 250 के हमने कंज्यूम किया।
और एवरेज कितना है, एवरेज इज इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 विच इज 90 प्लस 110 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 लाख। ओके, बोलता है टर्न ओवर रेशियो निकालो, कितनी बार टर्न अराउंड किया, 2.5 लाख का रोटेशन घुमाया, कंजम्पशन किया 1 लाख के स्टॉक पे, तो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इज इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स। खत्म। नंबर ऑफ डेज, डेज ये डेज में निकालना, मैंने आपको मंथ का दिया, तो यहां पर डेज करना है तो 365 डेज कर देंगे। नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड, तो अगर मैं साल में 2.5 बार इन्वेंट्री रोटेट करता हूं और साल में अगर 365 दिन है तो डिवाइड बाय 2.5 टाइम्स, तो एक रोटेशन में कितना टाइम लगेगा, 365 डिवाइड बाय 2.5 इज इक्वल 365 डिवाइड बाय 2.5 इज इक्वल्स टू 146 डेज। खत्म, क्वेश्चन फिनिश हुआ जी। मॉड्यूल का क्वेश्चन था, छोटा सा पार्ट था, वैसे एफएम में भी कवर हो जाता है। इन्वेंट्री रिकॉर्ड ऑफ सुनील ब्रदर दिल्ली फॉर द ईयर शोज द फॉलोइंग फिगर, एनुअल डेटा ही दिया है, ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी में दिया, परचेसेस दी, क्लोजिंग भी दिया, द इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट ₹2 पर केजी और पर लीटर, तो सेम वैल्यू हो गई। कैलकुलेट टर्नओवर रेशियो रिगार्डिंग ईच ऑफ द एंड एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ डेज, फिर से वही निकालना, नंबर ऑफ डेज। हमारा मटेरियल ए बी एंड सी, ओपनिंग हो गया 700 रुपए का, परचेज कर ली हमने 11,500 की और क्लोजिंग हो गया 200 का। दिस इज इक्वल्स टू कंजम्पशन, कंजम्पशन हो गया हमारा 12,000 एंड एवरेज हो गया हमारा 9,450। तो टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू 12,000 डिवाइड बाय 450 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 450 इज इक्वल्स टू 26.67 टाइम्स। ये टर्नओवर हो गया। डेज की बात करूं, इट इज 365 डिवाइडेड बाय 26.67 इज इक्वल्स टू 13.68 और 69 डेज, जिसकी हम इन्वेंट्री होल्ड कर रहे हैं, और 14 डेज इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया, इट्स ओके। व्हाट इन्फ्रेंस डू यू ड्रॉ, व्हाट इन्फ्रेंस डू यू ड्रॉ, ये एक और पूछा है, टर्नओवर रेशियो या फिर उस डेज को देख के। तो अगर आंसर्स को यूज करूं 14, 25 एंड 248, इसका मतलब दिस इज योर ए कैटेगरी जिसका 14 डेज है, इसका 25 दिन है, इसका 248 डेज है, तो ये फास्ट मूविंग हो गया और ये स्लो मूविंग है। इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें ऑब्सोलीट के चांसेस है और इसमें स्टॉक आउट के चांसेस है, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। खत्म। और यहां एक चीज सीखने की थी, यहां तो इन्होंने क्या कर दिया, 1 रुपी पर केजी पर लीटर कर दिया। अगर रेटें अलग अलग होती, अगर रेटें अलग अलग होती तो ये डायरेक्ट ऐसे तो ऐड नहीं होते, अपने अपने रेट से मल्टीप्लाई होकर अमाउंट आते। क्वेश्चन ये है कि ये जो टर्नओवर रेशियो आप एनुअल कंजम्पशन निकाल रहे हैं या एवरेज निकाल रहे हैं, ये क्वांटिटी में है या अमाउंट में। बात समझिए, रेशियो निकालते हैं एनालिस्ट, और एनालिस्ट के पास डिटेल होती है एनुअल रिपोर्ट की, और एनुअल रिपोर्ट में सिर्फ नंबर्स होते हैं रुपीस में। क्वांटिटेटिव डेटा कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट में अवेलेबल नहीं होता कि उन्होंने कितना क्वांटिटी खरीदा, कितना एवरेज है। जनरली द अमाउंट विच इज अवेलेबल इन द एनुअल रिपोर्ट्स। तो ये जो रेशियोज हमेशा कैलकुलेट होते हैं वो अमाउंट पे कैलकुलेट होते हैं, वो क्वांटिटी बेस पे नहीं कैलकुलेट होते। यानी अगर यहां पर रेटें अलग अलग होती, ये 1 रुपए होता, ये 1.5 रुपए होता, और ये भी अगर 1.5 रुपए होता, तो मैं ओपनिंग को 1 से, परचेज को 1.5 से और मल्टीप्लाई करता, और क्लोजिंग 1.5 से मल्टीप्लाई करके माइनस करता, और अमाउंट को ऐड करके कंजम्पशन और एवरेज निकालता। आई होप सबको समझ में आया। 1 रुपी होने के कारण इतना इफेक्ट आया नहीं। तो ये हो गए हमारे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोस। इसके अलावा यहां पर क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 24, 2 क्वेश्चन में और क्वेरीज थी स्टूडेंट्स की, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफर अकर्स इन दी परचेसेस एंड इशू ऑफ मटेरियल। तो 1, 5, 8, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 15, 6 नंबर, 7, 8, 9 और 10, ये अरेंज कर लेना चाहिए ताकि मिस नहीं हो। ओपनिंग है, फिर 2 रिसिप्ट हुई है, एक रिसिप्ट 10 का है, एक 8 का है, एक 9 का है।
फिर 140 इशू हुआ है और पहला मेथड बोलता है जी हीफो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। तो जब 140 इशू होगा तो सबसे पहले 100 यूनिट इशू होंगे 10 वाले और 40 यूनिट इशू होंगे 9 वाले। 8 वाला इशू नहीं होगा। जब 10 जून आएगा तब तक आपके पास ये तीनों इन्वेंटरी होगी। तो ना ऊपर से ना नीचे से, जो प्राइस हायर है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 360, बचेगा क्या? बैलेंस में आपके क्वांटिटी आ जाएगा 80 इंटू 8 640 और 20 इंटू 9 180, ये आपके बैलेंस रह जाएगा। तो इसी तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ब्रेक को करके रखेंगे क्योंकि प्राइसेस अलग अलग है, वो यूज होगी। आई होप सबको ये समझ में आया। एंड लास्ट 24, व्हाट इट सेज, ऑयल इंडिया इज अ बल्क डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ हाई ऑक्टेन पेट्रोल। द पीरियोडिक इन्वेंट्री ऑफ पेट्रोल ऑन हैंड इज टेकन व्हेन दी बुक आर क्लोज एवरी मंथ। तो मंथली ये डेटा कुछ दिया आपको जून मंथ का। सेल्स दे रखी है, उससे कोई मतलब नहीं। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव से भी कोई मतलब नहीं। परचेसेस है 1 लाख, ओपनिंग है 1,03,000 का। परचेसेस 2 किए, एक 1 जून को किए और एक की इंक्लूडिंग फ्रेट, वो इंक्लूड ही होता है। फ्रेट हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में देखा है, ट्रांसपोर्ट इंक्लूड होता ही है। ये 2.85 पे और ये 3.03 पे, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा। पहले तो कंजम्पशन कितना हुआ ड्यूरिंग द मंथ। कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 1 लाख का ओपनिंग प्लस 3 लाख की परचेज माइनस 130 की क्वांटिटी जो रह गई है क्लोजिंग में। ओपनिंग, परचेज एंड दिस इज क्लोजिंग। तो कितना हो गया? 2.7 लाख लीटर कंज्यूम हुआ। क्वेश्चन ये बोलता है अगर फीफो मेथड है, अगर वेटेड एवरेज है और अगर लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो आपको क्या निकालनी है? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आपको इश्यू का अमाउंट का टोटल करना है और फिर P&L भी बनाना है। दैट इज ओके, ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो आप या इनकम स्टेटमेंट से काम हो सकता है। प्रॉब्लम आ रही है लोगों को लीफो में। क्वेश्चन नंबर 24, प्रॉब्लम क्यों आ रही है लीफो में, जरा वो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ क्या है, जून है, जून, 1 जून 1,03,000 के रिसिप्ट, इशू, बैलेंस 1,03,000 के 3 लाख। फिर किया है इन्होंने परचेस 1 जून को 2,02,85 का, 2,02,85 का वेटेड एवरेज हो जाता है, फीफो हो जाता है, पर वो भी गलत हो जाता है। वेटेड में भी प्रॉब्लम होगी इनफैक्ट। तो 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 पॉइंट, छोटी सी ट्रिक थी जी, और कुछ भी नहीं, 5,70,000 और कुछ भी नहीं था ट्रिक वाइज, और कुछ भी नहीं था। एक तो हो गया 1 लाख 3 का, एक है 2 लाख 2.85 का, 3 लाख ट्रिक कर दिया, 5,70,000। अब ये परचेज 30 जून को, फिर क्लोजिंग स्टॉक है और कंजम्पशन है। अब सवाल ये, पहले इशू की एंट्री होगी या पहले परचेज की एंट्री होगी? इस 1 लाख यूनिट्स, 1 लाख लीटर की, बस ये एक गड़बड़ है। फीफो में प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि फीफो ऊपर से इशू हो रहा होता है, तो आप परचेज की एंट्री कर भी दोगे तो वो क्लोजिंग में आ जाएगा। प्रॉब्लम आएगी आपको वेटेड एवरेज, और प्रॉब्लम है लीफो में, क्योंकि अगर आपने 1 लाख की परचेज की एंट्री कर दी वो बैलेंस में आ जाएगा, फिर इशू करते वक्त आपका नीचे से, यानी कि ये 1 लाख वाला पहले इशू हो जाएगा। समझना चाहिए ये 30 जून को महीने के एंड पे खरीदा है, और जबकि कंजम्पशन ड्यूरिंग द मंथ हुआ होगा। तो जब ड्यूरिंग द मंथ हुआ तो वो तो परचेज से पहले हुआ है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो आपको पहले इशू की एंट्री करनी पड़ेगी। बस ये एक छोटा सा ट्रिक था। 2,70,000 का इशू करेंगे ड्यूरिंग द मंथ, 2,70,000, और हम कर रहे हैं लीफो मेथड। तो 2,70,000 में पहले 2 लाख इशू होगा 2.85 से 570, और 70,000 इशू होगा 3 रुपए से 2,10,000। बचेगा कितना? 30,000, 3 रुपए से 90,000। ये रहेगा बैलेंस। और अब आएगी परचेज की एंट्री, और सेम चीज वेटेड एवरेज में भी होगा। 30 जून को अब आपने और परचेज किया 1 लाख, क्या रेट से परचेज किया हमने? 3.03, 3.03, तो ये हो गया 3,03,000। तो बैलेंस क्या क्या बचे? 30,000 एंड 1 लाख, ये हो गया 1,30,000। ये 3 रुपए पे, ये 3.03, ये 90,000, ये 3,03,000। टोटल हो गया जी अपना
3,93,000 देखें आंसर, और कंजम्पशन हो गया आपका 7,80,000। देखें क्या बोलता है, 3,93,000 लीफो का और 7,80,000 कंजम्पशन हो गया। अब आप P&L भी बना सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सेल्स दे ही रखा था 945। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम 780। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया या मैन्युफैक्चरिंग दिया, जनरल एडमिन दिया है, तो ये हो गया आपका जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट 165 माइनस एडमिन एक्सपेंसेस या एडमिन ओवरहेड भी कहते हैं 25,000। प्रॉफिट आ गया आपका 1,40,000। चेक करते हैं प्रॉफिट भी मैच हुआ या नहीं हुआ, 1,40,000। ट्रिक ये थी जी, इशू पहले होगा और ये वाली जो एंट्री 30,000 है ये बाद में आएगी, क्योंकि वो 30 जून आखिरी मोमेंट पे परचेज की है। तो ये दोनों मेथड, वेटेड एवरेज और लास्ट इन फर्स्ट आउट को, लीफो को इंपैक्ट करेगी, इस चीज का ध्यान देना। तो इसी के साथ मेरी तरफ से सब कुछ कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर से रिलेटेड एक चीज बाकी है, केस सिनेरियो, वो हम आज सेकेंड सेशन में अभी हम ले लेंगे एक और सेशन, लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम तीनों केस सिनेरियोस करके इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। तो होपफुली सबको समझ में आया। इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू कनेक्ट, और मिलते हैं वापस नेक्स्ट सेशन में केस सिनेरियो के साथ में। तब तक ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। गुड डे।